हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एक्सप्लेन में। तो यार, राजनगर रक्षक के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कमांडो हेडक्वार्टर्स में कुछ अजीब से सिग्नल्स आ रहे होते हैं। उन सिग्नल्स की जांच करने के लिए ध्रुव राजनगर नेशनल फॉरेस्ट में जाता है। वहां पर उसका सामना प्रोटोप्लास्ट नाम के क्रिएचर से होता है। प्रोटोप्लास्ट ध्रुव को अपनी और अपनी जाति की विनाश की कहानी बताता है, जिसके बाद वो ध्रुव को चकमा देने के लिए ध्रुव पर मोजार्ट नाम के हथियार से हमला करता है। अब आगे, ध्रुव पर हमला करने के बाद प्रोटोप्लास्ट भागने लगता है और अपने ही मन में बोलता है, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। 1 मिनट बाद मोजार्ट से निकलती सम्मोहन ध्वनियाँ खुद ही बंद हो जाएंगी, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी पहुंच से दूर जा चुका हूँगा। अगर तुम्हारा इरादा नुकसान पहुंचाने का होता, तभी भी तुम्हारे एक्सप्रेशन यही होते। और यह बात जानने के लिए मुझे किसी प्रोटोप्लाज्मिक एनालिसिस की भी जरूरत नहीं है। ध्रुव, तुम मोजार्ट्स की सम्मोहन से कैसे बच निकले? जब तुमने अपने कटर ब्लेड्स का नाम मुझे बताया, मुझे तभी लगा था कि इनका संबंध ध्वनि से किसी न किसी रूप में है। जब पेड़ पर यह मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे, मुझे तभी समझ में आ गया कि तुम ध्वनिराज की तरह मुझ ध्वनि का प्रयोग करके रोकने वाले हो। तुम्हारी नज़र बचाकर मैंने अपने ब्रेसलेट से निकली स्टार रोप पेड़ की डाल से लपेट दी, जिसका दूसरा सिरा तब भी मुझसे जुड़ा हुआ था। मेरे ब्रेसलेट्स का मैकेनिज्म मेरी कलाइयों और हाथों के प्रेशर के अनुसार कार्य करता है। जब मोजार्ट्स की सम्मोहन से मैं जड़वत हुआ, तब ब्रेसलेट्स पर पड़ रहा प्रेशर भी रिलीज हो गया, जिससे स्टार रूप ब्रेसलेट चेंबर से इजेक्ट हो गई और स्टार बकल पेड़ की डाल से लिपटते हुए उस पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते से टकराया। मधुमक्खी की तीव्र भिन्न भिन्न ने तुम्हारे मोजार्ट्स की हिप्नोटिक ध्वनि को काफी हद तक दबा दिया। रहा सम्मोहन का सवाल और असर, एक दो मधुमक्खियों के डंक लगते ही वो भी टूट गया। इससे पहले कि मधुमक्खियां डंक मार मार कर मुझे सुमो साइज का बना देती, मैं पेड़ के पास ही मोजार्ट्स द्वारा काटी गई अपनी बाइक के फ्यूल टैंक तक पहुंच गया और उसमें मौजूद फ्यूल को अपने ऊपर डाल लिया। पेट्रोल की तीव्र गंध न सिर्फ मधुमक्खियों को दूर रखती है, बल्कि पेट्रोल मधुमक्खियों के डंक से उभरते दर्द में मेरा पहुंचाता है। दिक्कत की बात यह है कि मधुमक्खियों का मन अभी भी किसी को बहुत जोर से डंक मारने को कुलबुला रहा है, लेकिन वे मेरे पास नहीं फटक सकती। अब फटाफट इन मधुमक्खियों का प्रोटोप्लाज्मिक एनालिसिस करके बताओ कि इनका शिकार कौन बनने वाला है। मुझे लगता है कि तुम इस फ्यूल टैंक में बची हुई पेट्रोल में ज़रूर इंटरेस्टेड होगे, जैसे मैं तुम्हारे मुंह से उस पावर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो जिसने प्रोटो प्लेनेट को तबाह कर दिया। डैम इट, ये मधुमक्खियां इस शरीर को तीव्र पीड़ा पहुंचा रही है। क्या? जिसके बाद का सीन हमें इंस्पेक्टर स्टील और उस अजीब सी मशीन की लड़ाई का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं और इंस्पेक्टर स्टील अपने ही मन में बोल रहा होता है, हाँ, ये केबल्स तो मेरी लेजर बीम से भी नहीं कट रही हैं। मेरे दिमाग को सक्शंस के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलिकाओं पर दबाव पड़ रहा है। दिमाग पर बेहोश छा रही है। ऐसा होने से मेरे शरीर में इंस्टॉल्ड अलार्म बजने लगेगा। इस अलार्म का कार्य मेरे सुप्तावस्था में जाती मस्तिष्क को जागरूक रखना है। जिसके बाद का सीन फिर से ध्रुव के पास आता है। डेंजर अलार्म? ये तो इंस्पेक्टर स्टील का स्पेशल डेंजर अलार्म है। यानी स्टील आसपास ही है और किसी मुश्किल में है। आह, प्रोटोप्लास्ट ने मौके का फायदा उठाकर फ्यूल टैंक का पेट्रोल खुद पर डाल लिया है। जिसके बाद का सीन फिर से इंस्पेक्टर स्टील के जकड़े जाने का होता है। अलार्म ने कुछ पलों के लिए मेरे दिमाग को जगा दिया, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के मेरा दिमाग फंक्शन नहीं करेगा और मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम भी शिथिल पड़ जाएगा। स्ट्रक्चर मुझे घसीट कर उस गुफा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। वाओ 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 वाओ! इंस्पेक्टर स्टील का अलार्म बजने लगता है। अरे, ये केबल्स कैसे कट गए? यहाँ से आए यह अजीबोगरीब कटर। यह कटर कहाँ से आए हैं, यह बताने के लिए फिलहाल सिचुएशन ठीक नहीं है स्टील। ध्रुव, स्टील को इन केबल्स में बंधा हुआ देखकर ही मैं समझ गया था कि इन पर स्टील की लेजर बीम का भी प्रभाव नहीं पड़ा होगा। यानी स्टार ब्लेड्स ट्राई करना ही बेवकूफ़ी होगी। मौके का फायदा उठाकर प्रोटोप्लास्ट तो जंगल में गायब हो गए, पर अच्छा हुआ कि मैंने पीछे रह गए मोजार्ट्स में से 2-3 उठा ली। ग्लाइडेटर गैंग, इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं ध्रुव, कुछ देर पहले तक यह बिल्कुल सामान्य थे। मैं खुद कंफ्यूज हूँ।
कि इस जंगल में उतरने के बाद इनमें यह आश्चर्यजनक मशीनी शक्ति कहाँ से आ गई। इस स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि प्रोटोप्लास्ट की बातों में कुछ सच्चाई ज़रूर है। मैंने इन्हें इस गुफा के पास बेहोश किया, तब तक सब नॉर्मल था। फिर मैं जंगल की आग बुझाने लगा और जब मैं मुड़ा तब यह स्ट्रक्चर में बदल चुके थे। इनके शरीर पर इनके ग्लाइडर्स के साथ साथ यह अनआइडेंटिफाइड मशीनरी भी आ चुकी थी, जिस पर ध्रुव बोलता है, तुम्हारी बातों से तो लगता है स्टील कि ग्लाइडेटर गैंग इस मशीनरी स्ट्रक्चर का नहीं बल्कि यह स्ट्रक्चर इनका इस्तेमाल कर रहा है, इनकी जैविक ऊर्जा खींचकर। शायद तुम सही हो ध्रुव। जब तक यह लोग स्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे मेरे स्कैनर्स इनकी कार्डियक एक्टिविटी रीड नहीं कर पा रहे थे। फिर जैसे ही ये लोग थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर से अलग हुए इनकी पल्स फिर से वापस आ गई। तुम्हें एक बार फिर इन्हें स्ट्रक्चर से अलग करना होगा स्टील। ठीक है ध्रुव, मैं कोशिश करता हूँ। टारगेट लॉक्ड, रेड फॉर इन 3, 2, 1। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर स्टील अपनी मेगा गन की मदद से वहां पर ब्लास्ट कर देता है। हालांकि यह स्ट्रक्चर मेगा गन का वार एक बार झेल चुका है, इसलिए यह सावधान रहेगा। टारगेट लॉक्ड, फार बस्ट फ्लैंक्ड, कैनन मोड एक्टिवेटेड। इसके लिए मुझे मेगागन का नया फीचर फार बस्ट फ्लैग कैनन मोड यूज़ करना होगा, जिसमें मेगागन किसी आग की गोली फेंकने वाली तोप की तरह कार्य करती है। बस फर्क इतना है कि यह एक बार लोड होने पर एक साथ 1000 राउंड्स फायर बॉल्स फायर करेगी, जिनसे इसका बचाव नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उस स्ट्रक्चर से गायब होने लगते हैं, यानी कि अलग होने लगते हैं। ध्रुव के गले से तभी एक चहचहाहट निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी यानी कि पक्षी हवा में आसपास मंडराने लगते हैं। ये पक्षी, इन्हें तुमने बुलाया ध्रुव? हाँ, इस स्ट्रक्चर से हाई डिसेबल साउंड फ्रिक्वेंसी सहन नहीं हो रही है। तुम्हारी जो वार इसे नहीं भी लगे उसके धमाके इसे विचलित कर रहे थे। यह साउंड टर्ब्यूलेंस इसके लिए इतना असहनीय है कि यह चाहकर भी इनकी बायो एनर्जी तक नहीं पहुंच सकेगा और यह वापस अपनी छुपने की जगह पर पलटने की कोशिश करेगा। यही मौका है स्टील। बायो एनर्जी के बिना यह स्ट्रक्चर शक्तिहीन है, वरना यह बिना मुकाबला किए भागता नहीं। टारगेट लॉक्ड, फार बस्ट फ्लैंक कैनन मोड एक्टिवेटेड, टारगेट एलिमिनेटेड। इसके बाद हम देखते हैं कि उस नए मोड की मदद से स्टील एक बार फिर तोपों से बमबारी करने लगता है। भाग्य अब भी नहीं पाएगा ध्रुव। बिना बायो एनर्जी के यह फ्लैंक कैनन के सामने एक क्षण भर भी नहीं टिकेगा। कमाल है, यह तो मेरी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा ही आसानी से खत्म हो गया स्टील। 4 नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज फॉर्म। इन चारों की हृदय गति फिर से सामान्य हो गई ध्रुव। फिर भी इनके जल्दी से होश आने की उम्मीद कम है। ची ची ची, शुक्रिया मित्रों। स्ट्रक्चर के साथ ही उससे जुड़े अनसुलझे सवाल भी अंधकूप में चले गए। अब इन चारों के होश में आने पर ही कुछ पता चल सकता है। स्ट्रक्चर का इतनी आसानी से खत्म होना मेरे गले से नीचे नहीं उतरा स्टील। तुम बेवजह परेशान हो रहे ध्रुव। तुम्हारी थ्योरी सही थी। स्ट्रक्चर इन गुंडों की बायो एनर्जी को सोख कर ही शक्तिशाली था। एनर्जी छीनते ही उसकी शक्तियाँ खत्म, और अगर यह बच भी गया तो इसे खत्म करने के लिए यहाँ दो दो राजनगर रक्षक मौजूद है। यू आर राइट स्टील। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एपिक मूवमेंट यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पर ध्रुव और स्टील एक दूसरे के हाथ को थामे हुए हैं। तुम दोनों गलत हो, क्योंकि जो आने वाला कल मैं देख रहा हूँ उसमें ना तो राजनगर रहेगा और ना ही रहेंगे राजनगर के रक्षक। फाइनली वी हैव इट। इन ड्रोन्स की सभी खामियों को दूर कर दिया है हमने। नाउ दे आर अनबीटेबल। जब तक अपनी मशीनरी के फंक्शंस टेस्ट न कर लो, एक साइंटिस्ट को उसकी सफलता के लिए श्योर नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने भय को सर्वश्रेष्ठता का मानक मानकर ध्रुव से ड्रोन्स की टेस्टिंग करवाती रही तो ये कभी भी अप्रूव नहीं होने वाले, क्योंकि दुनिया में ऐसा दिमाग नहीं है जो ध्रुव को हराने वाली मशीनरी तैयार कर सके। हम इनकी टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उसे करेंगे स्टील के साथ। सच्चाई की ताकत को कोई हरा नहीं सकता श्वेता, और यह ताकत ध्रुव के दिमाग में कूट कूट कर भरी है। रहा सवाल अनबीटेबल मशीन बनाने का, मेरे दोस्त ने भी एक मशीन बनाई है, फर्ज की मशीन, जिसे आज तक कोई दूसरी मशीन बीट नहीं कर सकी। और इससे बड़ी फक्र की बात मेरे लिए दूसरी क्या होगी कि मुझे मेरे दोस्त का ही आविष्कार हरा है। अमर,
मेरे दोस्त, वाह स्टील, तुमसे आधे इमोशंस भी भैया में होते तो ये ड्रोन्स रीडिज़ाइन नहीं करने पड़ते। इमोशंस काफ़ी हो गए, अब एक्शन किया जाए। आमतौर पर ड्रोन्स अपने टारगेट की डीएनए मैपिंग करके उनका पीछा करता है, लेकिन चूंकि तुम्हारा पेसमेकर तुम्हारे दिमाग को कृत्रिम ब्लड पंप कर रहा है, इसलिए मैंने इन ड्रोन्स में टारगेट एनालिसिस के लिए तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस कमांड कोड फिट किया, जिसका प्रयोग तुम फॉक्सी सर्वर की तरह करते हो। इन ड्रोन्स का ट्रोजन प्रोग्राम तुम्हारे सर्वर की मजबूत फायर वॉल को तोड़ देगा। फिर ये ड्रोन्स तुम पर दो तरफा हमला करेंगे। ये तुमसे फिजिकल कॉम्बैट के साथ साथ तुम्हारे मशीनी शरीर को चलने वाले कमांड प्रोग्राम को भी बाधित करेंगे, जो कि तुम्हारे दिमाग के रिफ्लेक्स एक्शंस और निर्देशों को वर्चुअल कमांड के रूप में संप्रेषित करने वाले प्रोसेसर से जुड़ा है। टेस्टिंग रूम। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रोन जिन्हें डॉक्टर अनीस राजा और श्वेता ने मिलकर बनाया होता है, वो इंस्पेक्टर स्टील पर टूट पड़ता है और पीछे बैकग्राउंड में डॉक्टर अनीस राजा की आवाज़ चल रही होती है। तुम्हारे कंप्यूटराइज रिफ्लेक्सेस यूँ तो आम इंसानों से 10 गुना अधिक शार्प है, पर इन ड्रोन्स द्वारा तुम्हारी प्रोग्रामिंग में वर्चुअल गैप क्रिएट करने से तुम्हारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगे। श्वेता ठीक कह रही है, मेरा ऑपरेटिंग प्रोग्राम इन ड्रोन्स के हमले की फीड पहुंचने में समय ले रहा है, जिससे मुझे इनकी सही स्थिति का अंदाज़ा लगाकर वार करने में समय लग रहा है। जब तक इन ड्रोन्स की माइक्रो प्रोसेसर चिप सही सलामत है, ये टूट फूट कर भी खुद को रीअसेंबल कर लेंगे। और फिर इन ड्रोन्स के प्रेशर लॉक्स एक बार यदि टारगेट से चिपट गए तो इन्हें पूर्णतः जाम कर देते हैं। गेम ओवर स्टील। ड्रोन्स के प्रेशर लॉक्स तुम्हारे सभी जोड़ों को जाम कर चुके हैं। यस यस, हमारा ड्रोन्स अनबीटेबल है। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने मुझसे भी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इजाद कर लिया है। अब मुझे इनसे आज़ाद कराओ यार। अब आगे प्लानिंग क्या है अनीस मेरे यार? मेयर और कमिश्नर राजन से बात कर हम सबसे पहले इन ड्रोन्स की टेस्टिंग राजनगर से ही करेंगे, और यह हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। ऐसा होना संभव नहीं है मेरे दोस्त। इन ड्रोन्स के मास्टर प्रोग्राम का एक्सेस मेरे और श्वेता के डीएनए कोड से एनक्रिप्टेड है। हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर इनके मास्टर प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये ड्रोन्स ब्लास्ट हो जाएंगे। रिलैक्स इंस्पेक्टर, अगर किसी अपराधी ने इन ड्रोन्स की मेमोरी इरेज कर इन्हें अपने मुताबिक रिप्रोग्राम कर दिया तो क्या तुमने ये सोचा है कि ये क्या कर पाएगा? जिस पे जिस पर डॉक्टर अनीस राजा बोलते हैं, ऐसा होना संभव नहीं है मेरे दोस्त। इन ड्रोन्स के मास्टर प्रोग्राम का एक्सेस मेरे और श्वेता के डीएनए कोड से रिलेटेड और एनक्रिप्टेड है। हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर इनके मास्टर प्रोग्राम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये ड्रोन्स ब्लास्ट हो जाएंगे। रिलैक्स इंस्पेक्टर, जब दो जीनियस दिमाग एक साथ मिलता है तो गड़बड़ की संभावना 0% होती है। इन ड्रोन्स को गलत इस्तेमाल होना इम्पॉसिबल है। तुम इन ड्रोन्स पर पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं किसी भी ऐसी मशीन पर भरोसा नहीं कर सकता जिसके भीतर खुद की तर्क शक्ति हो। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो अमर? जिस पर इंस्पेक्टर स्टील बोलता है, शायद मेरे द्वारा यह बात कही जाना अजीब है, पर मुझे लगता है कि मानव की सुरक्षा के लिए मशीनों पर निर्भर होना हमारी गलती होगी अनीस। तुम नाहक ही परेशान हो रहे हो अमर। ये मशीनें पूर्णतः सुरक्षित है, और अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो भी गई तो उससे निपटने के लिए मेरा यार तो है ही। मैं जानता हूँ कि तू उस समय उन ड्रोन्स के आगे जानबूझकर हारा था। नहीं अनीस, मैंने अपनी पूरी क्षमता लगाई थी, पर सच यही है कि वे मशीनें मुझ पर हावी थी। बाय बाय। जिसके बाद इंस्पेक्टर स्टील वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर अनीस रजा का मायूस चेहरा। जिसके बाद का सीन इंस्पेक्टर स्टील की एक प्राइवेट जगह का, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी खुफिया जगह का है। जिसके बाद का सीन एक दूसरी जगह का होता है। आई कांट बिलीव दिस, हमारे कार्गो को चुराने की कोशिश कौन कर सकता है और क्यों? यही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर डेसमंड एंड रोमारियो। क्या आपको किसी और पर शक है? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट हमें लगता है कि अटैकर्स को इस कार्गो में मौजूद हथियारों के बारे में सही व पूरी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल, हमारे बनाए एनालिटिकल वेपन्स अपने टारगेट्स का कार्डियो एनालिसिस करते हैं।
अपराध करते समय मनुष्य का हृदय एक खास बीट रेट पर धड़कता है, जो कि सामान्य मनुष्य से भिन्न होता है। एनालिटिकल वेपन्स का प्रयोग सिर्फ अपराधियों पर ही किया जा सकता है, आम इंसानों पर नहीं। वे एनालिटिकल वेपन्स सिर्फ उन व्यक्तियों पर फायर करते हैं जिनकी बीट रेट अपराधियों से मैच होती है। अपराधियों के लिए भला इनकी क्या उपयोगिता होगी? अगर किसी एक आपराधिक संगठन के पास वे एनालिटिकल वेपन्स हो, तो वह इनकी सहायता से क्राइम वर्ल्ड में टॉप पोजीशन हासिल कर सकता है। यह आवाज़ इंस्पेक्टर स्टील को होती है, और हमें पता चलता है कि ये दोनों सिटी के मेयर और कमिश्नर होते हैं, यानी कि ध्रुव के पिता भी यहाँ पे मौजूद है। एनालिटिकल वेपन्स सिर्फ अपने टारगेट का ही नहीं, बल्कि ऑपरेटर का कार्डियो एनालिसिस भी करता है। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला इंसान इन्हें चलाने की कोशिश करेगा, तो इनके ट्रिगर्स लॉक हो जाएंगे और ये हथियार नहीं चलेंगे। हम विश्व के विभिन्न देशों में अपने हथियारों का प्रदर्शन कर चुके हैं। कई देशों ने इनकी उपयोगिता को समझते हुए भारी तादाद में इनके ऑर्डर दिए हैं। इंस्पेक्टर, हमारे इन वेपन्स से आम इंसान पूर्णतः सुरक्षित है। कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान इन हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता। हमारा अनुमान है कि यह किसी राइवल का काम है जो कि हमारे एनालिटिकल वेपन्स की कॉपी मार्केट में ला सके। हम तो इंडिया इन एनालिटिकल वेपन्स के लिए डिस्प्ले एंड डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आए थे, पर लगता है कि कल शुरू होने वाली प्रदर्शनी से पूर्व ही हमें पैकअप करना होगा। कल होने वाली प्रदर्शनी अपने पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित होगी। इन हथियारों की सुरक्षा का जिम्मा इंस्पेक्टर स्टील का है, और इस फर्ज की मशीन के आगे अपराध के सारे मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं। हमें स्टील पर भरोसा है कमिश्नर। आखिर इसने पहले भी इन वेपन्स के कार्गो को अपराधियों से बचा है। यह हमारे देश और पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है स्टील। आई वॉन्ट नो मिस्टेक। जिस पर इंस्पेक्टर स्टील बोलता है, पॉइंट नोटेड कमिश्नर। ग्लैटेड गैंग को जिस किसी अपराधी ने भी ब्रिटिश कार्गो चुराने का टास्क सौंपा था, वह इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, और यही उसकी हार साबित होगी, क्योंकि इस बार स्टील उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सभी फ्लड लाइट्स एक साथ कैसे ट्रिप हो गई? मेरा अंदेशा सही था। एनालिटिकल वेपन्स चुराने की अगली कोशिश शुरू हो चुकी है। अरे राम सिंह, आज गाड़ियों में पेट्रोल की जगह दारू डलवा दी थी क्या बे? यह बंदूकों के जोड़ कैसे खुल गए? जितना समय इन बेवकूफ़ पुलिसियों को मेरे मैकेनिज्म से निपटने में लगेगा, उतने समय मैकेनिक अपना काम खत्म करके यहाँ से आराम से टहलते हुए जा चुका होगा। एक बड़े षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दांव पर लग गया है राजनगर। हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, पर सवाल यह है कि क्या राजनगर के दो अभेद्य रक्षक निभा पाएंगे अपना रक्षक धर्म, या पूरे राजनगर का होगा हाइबरनेशन, टू बी हाइबरनेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें स्टोरी की, या फिर ऐसा कहे इस कॉमिक के एंड में हमें मैकेनिक नाम के विलन को दिखाया गया है। तो यार, अगर आपको मैकेनिक के बारे में जाना हो तो आप ध्रुव की पिछली कॉमिक्स को पढ़े या सुन सकते हैं, जो कि इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। अब अगर हम बात की जाए मेरे वीडियो की, तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और थोड़ा सा शेयर कीजिए, और साथ ही में थोड़ी सी पसंद के लिए मेरे को थोड़ा सा कमेंट कीजिए, जिसकी मदद से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही कॉमिक्स आपके लिए लाता रहूँ। तो यार, अगली बार इस कॉमिक का अगला पार्ट यानी कि हाइबरनेशन में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।